भीड़ हमेशा वही खरीदती है जो आज चर्चा में है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर या ये कहें एक दूरदर्शी इन्वेस्टर वो खरीदता है जो 5 साल बाद चर्चा में आने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे जो दिखने में या सुनने में आज भले ही छोटी लगती हैं, लेकिन आने वाले समय में बूम कर सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मे बी ये आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। हेलो सर। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर जैसा कि हम देखते हैं, हम बहुत बार सुनते हैं ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई, लाइक अगर हम बोले MRF, फोर्स मोटर्स, तो सर क्या ऐसा कोई तरीका है इनमें हम शुरू से ही इन्वेस्ट करें जब ये छोटी थी? जी, अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी मार्केट में, लेकिन आज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। तो हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए ऐसी कंपनीज़ में शुरुआती तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप कहें कि सीड फंडिंग टाइम पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक उनकी जो ग्रोथ होगी उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो और बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो सर इसके लिए तो फिर बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी सर। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके लिए हमारे पास में आज की डेट में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि 10 साल पहले नहीं थे। तो आपको इतना सब कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए प्रॉपर टीम है जो कि वेल क्वालिफाइड है, वेल मैनेज्ड है। वो आपके फंड्स को मैनेज करेगी इन सीड फंडिंग स्टेज कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं ज़्यादा जानकारी देने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 में यूनिकॉर्न्स कितने थे, क्या आपको पता है? नो सर। केवल 3 यूनिकॉर्न्स थे इंडिया में। लेकिन यही नंबर जब 2025 में आए तो 110 का हो गया। तो 110 यूनिकॉर्न्स आए, और जो अगले 10 सालों में 2035 तक जो हम सोच रहे हैं वो लगभग 300 यूनिकॉर्न्स अपने इंडिया में दिखाई पड़ेंगे। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है इंडिया में। ऑल्दो अगर मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूँ, जैसे इजराइल की बात करूँ, मैं चाइना की बात करूँ, US की बात करूँ, तो एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़ अभी भी इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। और वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट अभी यहाँ से कम 4 गुना होने वाला है अगले 10 सालों। ग्रेट सर, इट इज अ ह्यूज नंबर। तो कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर सर इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं मार्केट के डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो जब मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो क्या देखने को आ रहा है कि कोई भी पुराने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिशनल सेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि FMCG में आज इन्वेस्ट करिए, तो क्या FMCG में ऐसा कुछ एक्सप्लोड होने वाला है? लाइकवाइज जैसे कि हम घर की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं, तो क्या हमारा कंजम्पशन डबल हो सकता है? नहीं हो सकता। नॉर्मल जितना है उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा, 10-15-20% बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आज वो सेक्टर इतना यूज़फुल नहीं नज़र आता है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर यूज़फुल है जो आगे आने वाले 5 से 10 सालों में बेहतर रिटर्न्स हमें दे सकते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, 361 वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, राइट। तो उस फंड के थ्रू आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आगे आने वाले 10 सालों में जायंट्स बनने वाले हैं। लाइक आपको क्या लगता है कि आज की डेट में किस चीज़ का ज़माना है, किस सेक्टर का ज़माना है? सर आज का टाइम देखें तो सर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। दूसरा जिस तरीके से पावर सेक्टर में अलग अलग किया जा रहा है कि सोलर पे, EV पे फोकस किया जा रहा है, और दूसरा सर मतलब मोटर सेक्टर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है इन चीज़ों से। तो सबसे पहले जो आपने बोला टेक्नोलॉजी की बात, तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आज की डेट में AI का आ गया है। तो आज की डेट में AI अपने आप में मार्केट में बहुत हॉट केक है, ठीक है। अब आप उसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे? क्या आपको कोई नज़र आती है AI की कंपनी जहाँ पे लिस्टेड स्पेस में अपॉर्चुनिटी है और आप इन्वेस्ट करके इंडियन मार्केट से पैसा बना सकता है? ज़्यादा ऑप्शंस तो ऐसे नहीं नज़र आते हैं सर, या जो है भी तो शायद वो इतना वर्क अभी नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो जैसे कि एमटार टेक्नोलॉजीज था, अभी काफ़ी बूम किया मार्केट में, राइट। बट द थिंग इज़ कि ऐसी 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस आउट कर चुके हैं। तो आज की डेट में ये 361 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है जहाँ पर आप डीप टेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जनरेटिव AI में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एजेंटिक AI में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अगले 5 से 10 सालों में काफ़ी तगड़ा ग्रोथ देने वाली है। ऐसी कंपनीज़ में, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसके जो फंड मैनेजर्स हैं, पहले मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जो इसके फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है,
और इसमें जो मेन किरदार निभा रहे हैं वो मिस्टर अभिषेक नाथ जी हैं। उनका एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ आपको। तो पहले 5 लोगों में थे वो फेसबुक में जब इंडिया में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में उन्होंने ऊबर इंडिया में लेके आए, नेटफ्लिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो ऐसी कंपनी में पार्टिसिपेशन किया जहाँ पे सीड फंडिंग स्टेज में या फिर जहाँ से शुरुआत करनी थी इंडिया में, उन कंपनीज को बड़ा किया। तो ऐसा एक्सपीरियंस रखते हैं। इसी तरीके से नेहा अग्रवाल जी हैं, उनका एक्सपीरियंस ENY में है ना। इसी तरीके से थर्ड जो फंड मैनेजर हैं वो टेसा थॉमस जी हैं, जिनका फ्लिपकार्ट में एक्सपोजर रहा है, जिनका रेजर पे में एक्सपोजर रहा है। तो ये बड़े बड़े जायंट्स हैं जिन्होंने जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको बड़ा बनाने में उनको हेल्प किया है। और इस फंड की ब्यूटी ये है कि ये कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि सीड फंडिंग स्टेज पे है या फिर सीरीज़ A से पहले हैं जो हम कहते हैं। तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके केवल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उनके साथ में पार्टिसिपेट भी करेंगे उनकी ग्रोथ में। तो ओवरऑल ये फंड क्या करता है कि 1000 कंपनीज में से ऐसे 25 कंपनीज को फाइंड आउट करेगा कि जहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, जिनके आइडिया थ्रू हो चुके हैं, प्रोडक्ट मार्केट में आने के लिए तैयार है, बट द थिंग इज़ कि अभी उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है बड़ा बनने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और हम जैसे लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा इन्वेस्ट होता है और वहाँ पे मल्टीप्लायर बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सर अब तक मैं जितना समझ पा रही हूँ कि आपने जो फंड मैनेजर्स के नाम बताए वो इन्वेस्ट भी करते हैं प्लस उस कंपनी को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। तो अब सर यहाँ पे हम किस तरीके के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसमें इन्वेस्ट करने के सर? सी द थिंग इज़ कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी यूनिक है और जो काफ़ी रेयर है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो इट इज़ जस्ट लाइक अ लग्जरी, ठीक है। जिस तरीके से लग्जरी क्या होती है, लग्जरी वो होती है जो हर किसी के पास में अवेलेबल नहीं होती। अगर हर किसी के पास में अवेलेबल हो जाए तो वो लग्जरी नहीं होती। तो इसकी यूनिकनेस ये है कि पैन इंडिया केवल 999 लोग ही इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा ये फंड मैनेजर नहीं ले सकते, जिसमें से 10% फंड मैनेजर खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो बचा हुआ 675 करोड़ रुपया ही हम जैसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ही मैनेज करते हैं सर, उसमें भी जो लोग रहते हैं वो एक हाई क्वालिटी टाइप के लोग रहते हैं। राइट, काफ़ी अच्छा है सर, तो उनका मैनेजेबल भी रहता होगा फिर ये। बिल्कुल। तो इसके अलावा अब आप समझिए कि इसमें मिनिमम डिप्लॉयमेंट या मिनिमम कमिटमेंट जो अमाउंट होती है वो 1 करोड़ की होती है। तो हर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसकी यूनिकनेस, जैसे मैंने आपको बोला, इसकी यूनिकनेस ही लग्जरी है। तो जो लग्जरी ऑप्ट करना चाहते हैं वो इस इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम 675 इन्वेस्टर ही इसमें आ सकते हैं क्योंकि मिनिमम 1 करोड़ है और 675 करोड़ का पोर्टफोलियो है। अगर किसी ने 2-5 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम कमिट कर दिया तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और स्क्वीज हो जाएंगे। ओके, अगर एक ही पैन ने 10 पैन के बराबर इन्वेस्ट कर दिया तो वो नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे डिक्रीज हो गए सर। वो है कि ओके सर, आपने जैसे कि बताया कि वो नई नई कंपनी को फाइंड आउट करके उनमें पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं और आगे उनको ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो अभी सर थोड़ा सा आप बताएंगे कि वो किस कंपनी में फोकस कर रहे हैं और आगे क्या फ्यूचर है उनका? तो सबसे पहले मैं आपको 1-2 कंपनीज के बारे में बताऊंगा। ऑल्दो ये 7-8 कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट कुछ यूनिक आइडियाज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्ट किया सिसिर रडार करके एक कंपनी है। सिसिर रडार तपन मिश्रा जी के बेटे की कंपनी है। तपन मिश्रा इसरो के चीफ रह चुके हैं और आज की डेट में रिटायर हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको कंपनी के नेम से समझ में आ रहा होगा कि रडार सिस्टम का कोई काम करती है ये कंपनी, तो बिल्कुल वही काम करती है ये कंपनी। और इसका काम ये है, जो भी रडार्स हमारे स्पेस में जाते हैं उनसे हम अर्थ की वीडियोस बना पाते हैं या इमेजेस ले पाते हैं। जितने भी रडार सिस्टम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी यूएसपी क्या थी कि वो धरती की फ़ोटो ले सकते थे और रोड पे मान लीजिए कोई वाहन जा रहा है तो उसकी इमेज बता सकते थे, हाँ, कि कोई मूवमेंट चल रहा है और वो कुछ वाहन जा रहा है। लेकिन वो उसे ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे कि वो मोटरसाइकिल है, कार है या ट्रक है, क्योंकि जो उनका सिस्टम है वो लगभग 2.5 मीटर 2.5 मीटर्स की रेंज से उसकी स्नैप क्लिक करता था। तो आज की डेट में इन्होंने क्या ब्यूटी बनाया है,
ऐसे कैमराज उसमें इनबिल्ट किए हैं कि 0.75 मीटर की रेंज से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। मतलब आज ही आप पता लगा सकते हैं कि स्कूटर जा रहा है या बाइक जा रही है या कार जा रही है या ट्रक जा रहा है। वाओ ग्रेट सर, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इन्होंने इसमें और भी 4 तरीके के कैमरे लगा रखे हैं जिनकी वजह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बादल होते हैं तो हम अर्थ को अच्छे से नहीं देख पाते स्पेस से, तो उस कंडीशन में ऐसे कैमरे लगे हैं कि हम बादलों को फिल्टर करके भी नीचे की चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगलों में, तो पेड़ों के नीचे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्टअप की गई है कि पेड़ों के नीचे का भी दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से पानी के अंदर हम नहीं देख पाते थे आज तक, तो पानी के अंदर भी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये कंपनी कई सालों से काम कर रही थी और इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ऐसा कैमरा बनाने के लिए, तो ये रडार में सेट हो जाता है कैमरा और उसके बाद में हम ये सारी चीज़ों का व्यू ले सकते हैं स्पेस में बैठे बैठे या कहीं से ही। तो इस पे काफ़ी इम्प्रेस होके डीआरडीओ ने इन्हें 1000 करोड़ का ऑर्डर भी दिया है। ग्रेट। जब इन्होंने ऑर्डर दिया था उससे पहले ये इस कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके थे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है। आज की डेट में ये काफ़ी यूनिक आइडिया है जो कि हमारे लिए आज के डेट में जिस तरीके से ये एआई चल रहा है, जिस तरीके से ये वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं, तो उसमें काफ़ी काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। हाँ सर, कहीं ना कहीं हमारी देश की सिक्योरिटी में काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो ऐसे 100 से भी ज़्यादा रडार सिस्टम अमेरिका के पास अवेलेबल है। चाइना के पास में 78 रडार सिस्टम्स अवेलेबल है, बट इंडिया के पास में अभी तक केवल 4 रडार सिस्टम्स अवेलेबल थे। और इस यूनिक आइडिया के थ्रू हम कई सारे रडार्स स्पेस में भेज सकते हैं जिससे कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नाइस सर, यानी कि इससे सर हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी एक अलग लेवल पे जा सकता है। राइट। तो इसी तरीके से एक और कंपनी है कॉन्स्टेली जो कि एआई में इन्वेस्टिंग करती है और इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाती है। आज की डेट में हम जितनी भी वॉर्स देख रहे हैं, जैसे यूएस ईरान की वॉर चल रही है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी कैजुअल्टी की खबर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में पब्लिक की लड़ाई नहीं है, एक सैनिक की दूसरे सैनिक से लड़ाई नहीं है, एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम से लड़ाई है। तो उसमें देखने को नज़र आता है कि बहुत सारे ड्रोन्स भेज दिए। अगर ड्रोन्स को डिफ्यूज़ करना है तो इतनी बड़ी मिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ड्रोन की कॉस्टिंग बहुत कम होती है और मिसाइल की कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। तो उसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि उन ड्रोन्स को या उन ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो आ रहे हैं किसी भी सीमा के अंदर, उनको कंफ्यूज करने का काम करता है, उनको डिफ्यूज करने का काम करता है, तो जिसकी वजह से कोई भी हानि हमारे देश को नहीं होती है। विदाउट एनी ह्यूमन लॉस उन चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू पे ही हम अपना वॉर कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में काफ़ी यूनिकनेस लेके आती हैं और आगे आने वाले टाइम में इन्हीं का देर है। इसी तरीके से इन्होंने और कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि फन स्टॉप हो गया, जैसे कि नागिन सॉस हो गया। तो आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम इसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर इसके बारे में और आपको इंटरेस्ट है और हमसे जानना चाहते हैं तो हम आपसे 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, ऑन कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हम आपके साथ में बैठ के बात भी कर सकते हैं इसके बारे में। सो सर, जैसे कि जितना भी आपने बताया सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब अगर बात करें सर तो यहाँ पे रिटर्न का क्या सीन रहता है सर, कैसे जनरेट होते हैं? सी द थिंग इज़, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में पैसा लगाते हैं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के ज़रिए समझा सकता हूँ। लाइकवाइज कि सबसे बड़ा पैसा अनलिस्टेड स्पेस में ही बनता है। जैसे कि हमने एलएससी को देखा है, हम 2017 से एलएससी बेच रहे हैं, राइट। वो 900 रुपये से हमने बेचना शुरू किया था, आज की डेट में वो 9000 जाके स्प्लिट हुआ और अभी 2000 का भाव चलेगा। तो इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक जहाँ पे एक्सेसिव रिटर्न्स बने 2017 से 2026 तक। तो इट विल टेक अराउंड 9 ईयर्स, बट द थिंग इज़ कि आपका एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स बने। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि ऑर्बिस है, 30 रुपये से लेना शुरू किया, आज की डेट में 400 रुपये का भाव चल रहा है। एसबीआई एएमसी है, एसबीआई एएमसी अभी अभी लिस्ट हुआ है, बट जो पैसा हम लोगों ने बनाया अनलिस्टेड मार्केट में, वो पैसा एक इन्वेस्टर जिसने आईपीओ में ख़रीदा उसने नहीं बना पाया। लेंसकार्ट में 2022 में ऐसी ही एक कंपनी है इनक्रेड, जो कि ये अनलिस्टेड स्पेस में काम करती है, उसने इन्वेस्ट किया था 8700 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया था और 87,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे 2025 को निकल गया।
ठीक है, इसी तरीके से नीवा बूपा हो गया, लिशियस हो गया, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जहाँ पे इन्होंने 3x 4x 5x 10x पैसा बनाया और एग्जिट लिया, बट इन्वेस्टर्स को 10 12 15% के रिटर्न आए। तो ओवरऑल ये इस तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा जूस ये निकाल लेते हैं शुरुआत में। जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो चाहते हैं कि हम अपनी मैक्सिमम हाई पॉइंट पे उसको लिस्टिंग दें। तो इसलिए अनलिस्टेड स्पेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और आज भी इंडिया में जो नए नए सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं, जैसे आपने ईवी की बात की या फिर किसी और सेक्टर की बात की, तो आप देखेंगे कि उसमें लिस्टेड स्पेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। डिफेंस में भी लिमिटेड स्टॉक्स हैं। आप बात करें HAL हो गया, मैजडॉक हो गया, और इसके अलावा BDL हो गया, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए आप समझिए कि अनलिस्टेड स्पेस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन जो है ओवरऑल मार्केट में पैसा बनाने की, वो 30% CAGR की है। मतलब कि सर आईपीओ में पैसा लगा के इतना खुश होते हैं, असली वजह तो आईपीओ से पहले बन रहा है इसका मतलब। तो सर अब थोड़ा सा रिस्क के बारे में भी बता दीजिए, कितना रिस्क इन्वॉल्वमेंट है? तो बिल्कुल ठीक आपने पूछा क्वेश्चन। रिस्क तो इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, बट द थिंग इज कि रिस्क डाइवर्सिफाइड रहता है। तो ओवरऑल ये आपका 1 करोड़ रुपए 25 कंपनी में लगाने वाले हैं जो कि सीड स्टेज पे हैं। अब सीड स्टेज से लेके ग्रोथ स्टेज तक की कंपनी में ये इन्वेस्टेड रहते हैं। अब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें मैंने ये देखा है कि कोई कंपनी अगर 1000 करोड़ का लेवल क्रॉस कर लेती है तो वो इससे काफ़ी ऊपर निकल जाती है, और जो कंपनी नहीं कर पाती हैं वो नीचे ही रह जाती है, वो यूनिकॉर्न्स नहीं बन पाते। तो ओवरऑल इसमें से हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि 25 में से 25 आइडियाज़ नहीं चलेंगे। हो सकता है 10-15 आइडियाज़ चले, बाकी 10-15 आइडियाज़ फ्लॉप हो जाए। बट द थिंग इज़ कि आपका 1 या 2 आइडियाज़ ही आपकी पूरी कैपिटल को सिक्योर कर देता है, जो भी चल जाएगा, और बाकी से जितना भी रिटर्न बनेगा वो आपका एडिशनल रिटर्न बनेगा। ओके सर, यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना टाइम लेता है? तो ये फंड जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो 10 साल का टेन्योर है, जिसमें से 1 साल निकल चुका है। अभी अगर कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास में 20 अगस्त तक अपॉर्चुनिटी है कि वो 49 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अभी इसमें एनरोल कर सकता है, और बाकी के जो 51 लाख रुपए हैं वो अगले 1 से 1.5 साल में डिप्लॉयमेंट करना होगा। जब भी वो उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगी तो वो आपसे डिमांड करेंगे 10 से 15 लाख रुपए क्वार्टरली। तो बाकी का पैसा आपको क्वार्टरली पे करना है 10 से 15 लाख रुपए, और अभी 49 लाख रुपए देके आप इस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके सर, लास्ट में जस्ट एक पूछना चाहूँगी कि जो रिटर्न्स आते हैं सर, क्या वो मैच्योरिटी पे ही मिलते हैं या उनका भी कोई टाइम स्लैब है? तो अभी 2 से 2.5 साल में इनका इन्वेस्टमेंट टर्नओवर होगा, जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद में 2 से 2.5 साल का वेटिंग पीरियड होगा। 5वें साल में ये आपको पूरा पैसा, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो वापस कर देंगे, और उसके बाद में 10वें साल तक जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ वाइंड अप होगी, मतलब एग्जिट्स आना शुरू होंगे, वहाँ से आपको पैसा वापस आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि असली पैसा कंपनी की अर्ली स्टेज पे बनता है, जैसा कि सर ने बोला कि जब वो सीड फंडिंग स्टेज पे होती है तब आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फॉर्म दिया है, आप उसे फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको देगी। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।